बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सो समी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला ज़फ़र, सॉरी व्हाट्स द टॉपिक? अब्दुल्ला, मैं आपको टॉपिक जो है वो बता देता हूँ, ठीक है? अभी मैं आपके चैट जो है वो ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब स्लाइड्स की तरफ जा रहा हूँ बेटा, और आपके साथ भी स्लाइड्स को मैं शेयर करता हूँ। तो चलें अपने लेक्चर को आज के स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी विंडोज़ में, कहाँ गई? एक मिनट। चलिए, अच्छा मुझे बताइएगा चैट में कि क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? चलें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। हमने कल जो है वो डायनेमिक टू लेक्चर स्टार्ट किए थे। उससे पहले दो जो है मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर किए थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर तीनों नहीं लिए बेटा, तो पहले वो 3 लेक्चर्स जो हैं वो ज़रूर लेने चाहिए उनको। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक 4.7 है, इक्विलिब्रियम का, ठीक है? इसी के साथ जो है आपका पेज नंबर है 94। आपकी बुक का पेज नंबर कौन सा है बेटा? 94। और पेज नंबर 94 के ऊपर टॉपिक 4.7 4.4 है ये, ठीक है? टॉपिक 4.4 इक्विलिब्रियम का है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करना है आपने बेटा कि आज हमने समझना है इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझना है कि वो क्या होती हैं, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो क्या है, या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो आपको ये दोनों जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो है वो कहता है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट पोसेस एनी एक्सेलरेशन नीदर लीनियर और एंगुलर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि जब बेटा किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, तो उस बॉडी का इक्विलिब्रियम, उस बॉडी के ऊपर क्या आती है, वो बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होती है, ठीक है? कि जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो उस बॉडी की वो बॉडी जो है वो किस स्टेट के अंदर है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, ठीक है? अब वो एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर भी हो सकती है, वो एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है, ठीक है? अगर बॉडी रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होनी चाहिए और लीनियर भी ज़ीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप सो आपको जो मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है? उससे आगे, अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F इज़ इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे ए हमने क्या कह दिया, ज़ीरो होता है हमारे पास। जब ए ज़ीरो होगा तो हमारे पास एफ नेट जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये एफ नेट फोर्स क्या होती है ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ थर्ड चैप्टर के अंदर कि एफ नेट जो है वो क्या होती है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा आपको समझा दूंगा कि एफ नेट फोर्स जो है वो क्या होती है, ठीक है? जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, या जो आपकी फोर्स कई फोर्सेस का मजमुआ जो होता है बेटा, और उनका जो एंड रिज़ल्ट निकलता है, उसको हम जो है वो नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट in which all the individual forces and movement of forces or torque exerted upon the object are balanced, ठीक है? वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर फोर्स और
जितने भी टॉर्क होते हैं ना उन सब का सम ज़ीरो होता है। उन सब का सम क्या होता है बेटा? ज़ीरो होता है, कि वो सारी बैलेंस हो जाती हैं। कि जितनी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि टग ऑफ वॉर में मैं आपको नेट फोर्स की मिसाल देता हूँ कि एक फोर्स F1 जो है वो इस तरफ को लगती है और इस पॉइंट पे एक फोर्स F2 जो है वो इस तरफ को लगती है। अब F1 जो है वो बराबर है किसके? F1 इज इक्वल्स टू F2। F1 इज इक्वल्स टू F2, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या बॉडी जो है वो मूव करेगी? चलें आपकी तरफ चलते हैं और चैट में आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं कि क्या ये बॉडी मूव करेगी बेटा अगर F1 F2 के बराबर होगा तो? चैट में बताएं मुझे। नहीं मूव करेगी। असद कह रहा है कि नहीं मूव करेगी, सब कह रहे हैं कि नहीं मूव करेगी। गुड बेटा, चलें गुड, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं मूव करेगी जी, नहीं मूव करेगी। अब नहीं कैसे मूव करेगी? क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आ गई हैं बेटा, और यहाँ पे F2 जो है वो अगर दूसरी जानिब आता है तो F1 माइनस F2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। यानी कि इन दोनों का अगर आप सम की बात करें कि F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ज़ीरो, कि सब का जो सम है वो किसके बराबर आ गया है? ज़ीरो के बराबर आ गया है। इसी तरह हमारे पास जो टॉर्क है वो टॉर्क भी इसी तरह वर्क करेगा कि अगर दो या तीन या चार या पाँच जो भी टॉर्क की वैल्यूज़ हैं, अच्छा, जो भी टॉर्क की वैल्यूज़ हैं वो टॉर्क की वैल्यूज़ किसके बराबर आनी चाहिए बेटा? ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए, ठीक है? तो वो यही कहता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है या जितना भी टॉर्क लग रहा है तो वो एक बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब यही है कि जब आप उन सब का सम करेंगे तो वो सम किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा। वो कह रहा है दिस मीन्स दैट द नेट फोर्स और टॉर्क, ये एंड नहीं है और होगा, और टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट आर ज़ीरो। नेट फोर्स का मतलब कि उन सब का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा, ठीक है? वो किसके बराबर आ जाएगा? ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ऐसे नज़र आ रहा है बेटा, ये ना यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है नीचे ना, इसको स्क्रीन को बड़ा कर लें आप। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिन बच्चों को स्क्रीन छोटी सी नज़र आ रही है ना, उन बच्चों को ये चाहिए कि वो स्क्रीन, फुल स्क्रीन के नीचे ऑप्शन आ रहा है, वो ऐसे डब्बा सा बना हुआ है ना जो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, कॉर्नर पे, ठीक है? तो वो कॉर्नर के ऊपर जो है वो इसको ऐसे फुल स्क्रीन के ऊपर जो है वो ना स्विच कर लें। फुल स्क्रीन पे स्विच करेंगे तो आपके पास जो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है? वो छोटी स्क्रीन जो है वो नीचे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम, अगर ये सारी बॉडीज़ यहाँ पे ये बॉडी पे इक्विलिब्रियम लग रहा है तो इस पे ये जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं और जो फोर्सेस के कंपोनेंट्स हैं उनका सम हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? उनका सम हमारे पास ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ तक इक्विलिब्रियम हमने ये समझा। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब के बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। इसका मतलब ये कि उस बॉडी के अंदर जो टॉर्क है और जो फोर्सेस हैं उनका सम जो है वो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, तीन स्टेट्स हैं और दो टाइप्स हैं। दो कंडीशंस, दो टाइप्स और तीन स्टेट्स। वो इनमें से कुछ भी पूछ लेता है। वो कहता है डिफाइन इक्विलिब्रियम या व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, राइट इट्स स्टेट्स, ठीक है? वो कहता है कंडीशंस बताएं, वो कहता है टाइप्स बताएं। ये तीनों जो टाइप्स, कंडीशंस और जो इसकी स्टेट्स हैं बेटा, ये अलग अलग हैं और ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब पहला केस वो क्या कहता है? पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? वो फोर्स के साथ डील करती है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये रहा, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक मास है m,
ठीक है बेटा, ये क्या है, मैस है आपके पास, और इस मैस के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं। ये ऊपर को F1 लगी, ठीक है, और नीचे की जानिब F2 फोर्स लग रही है। उसके बाद राइट साइड पे जो है वो F3 फोर्स लग रही है, और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो F4 फोर्स लगी है। अब ये जो फोर्स है बेटा इस मास m के ऊपर, अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो कहता है कि सब के सब का जो सम होना चाहिए, सब के सब का जो सम होना चाहिए, मैथमेटिकली पहले मैं आपको बता दूं, ये मुझे अब दोबारा से यहाँ पे ये मैथ्स बनाना पड़ेगा कि ये हमारे पास मैथ्स था बेटा एक, और इस पे ये जो फोर्स F1 थी, ये फोर्स F2 थी, लेट से ये फोर्स F3 थी, और ये अपवर्ड फोर्स जो है वो F4 थी। अब अगर ये मास इक्विलिब्रियम के अंदर है तो यहाँ पे इस सब का सम जो है वो क्या होना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 किसके बराबर आना चाहिए। चलें चैट में पूछते हैं आपसे कि किसके बराबर आना चाहिए। इनको फालतू चीज़ों को करते हैं कैंसिल। हाँ भी बताइए ये किसके बराबर आना चाहिए। जी ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। गुड बेटा, ठीक है। मैं आज थोड़ी सी मैंने अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर दी है, इसलिए स्लो की है ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। मैं बहुत तेज़ नहीं जा रहा, आपसे थोड़ी क्वेश्चनिंग करते करते साथ चलेंगे, ठीक है। तो इन सब का सम किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे हम समिशन f अप्लाई करेंगे कि सिग्मा f इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सिग्मा, ठीक है। और ये क्या है, ग्रीक लेटर है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा, समेशन के लिए, सम के लिए। आप ये कह लें कि जब सबका सम लिया जाएगा तो ये आपका सम जो है वो क्या होगा, समेशन जो है वो f जो है ये सिग्मा f कहलाएगा कि सिग्मा f किसके बराबर है, हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की समझने के लिहाज से इतनी सी है बेटा कि नेट फोर्स जो है या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो या बेटा सिग्मा एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे जो एफ है हमारा वेक्टर है, तो यहाँ पे इसके जो है एरो जो है वो आपने ड्रॉ करना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें बेटा कि ये एक लड़का जो है वो खड़ा है, आदमी, लड़का दाढ़ी वाला आदमी है ये तो पूरा। अब क्या है बेटा कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और इसके ऊपर वेट के साथ जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या होगी बेटा, वो अपवर्ड एक्ट करेगी। तो आपको पता है बेटा कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये क्या, कौन सी वेट कौन सी फोर्स होगी, एक्शन फोर्स होगी, और ये जो n है नॉर्मल फोर्स जो होगी वो कौन सी फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। सो दिस एक्शन फोर्स विल कैंसल आउट रिएक्शन फोर्स, और हमारे पास जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगी इस पॉइंट पे वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो ये बॉडी कहीं भी मूव नहीं करेगी, ये बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर आप इसको बेटा समझना चाहें तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। सिग्मा एफ क्या है, एम में इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो एम तो कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, मैथ्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मैथ्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जबकि मैथ्स तो है, आदमी तो है, ठीक है। तो मैथ्स तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो सिग्मा एफ जो है एफ़ के ज़ीरो होने के लिए फिर किसको ज़ीरो होना पड़ेगा, ए को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो हमारी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बॉडी जो है वो जब इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो भी सेटिस्फाई कर रही है किसको, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है बेटा, ये गाड़ी की एग्जांपल है, ठीक है, कि एक गाड़ी अगर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की नहीं, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है बेटा, और इसकी जितनी भी फोर्सेस हैं, इसके हर टायर के ऊपर जो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रही है, वो सारी की सारी फोर्सेस अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो ये कार जो मूविंग कार है, ये भी जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, ठीक है। इसमें अभी आप जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप पढ़ लेंगे तो फिर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपको समझाऊंगा। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो है वो एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि नेट फोर्स जो है वो आपकी ज़ीरो होती है। नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से क्या है कि आप जो है वो कह सकते हैं कि इसमें ये जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करती है, ऑल दो ये जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की टाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। आपसे ये भी पूछ लें कि क्या आपको यहाँ तक समझ में आई है, कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ लें। हाँ जी भाई बताइए, सबसे मैं जो है वो चैट बॉक्स ऑन किया है आपका, मुझे बताएं सबको समझ में आ गई है, कोई जिसको ना समझ आई हो। पेज नंबर 54 है। 54 कह रहा हूँ, 94 बेटा, सॉरी 94 आ गई समझ, अब्दुल्ला उमर सब कह रहे हैं समझ आ गई है, ठीक है बेटा। जिसको समझ ना आ रही हो या कोई बातें बेटा उसको तो वो रिकॉर्डेड सेशन में जाके उसको दोबारा देख सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ नोट्स आपने ज़रूर बनाने हैं, नोट्स बनाएंगे तो काम चलेगा। जिसको आवाज़ नहीं आ रही ना बेटा सलमान, उसका मसला ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी वीक है, ठीक है, तो वो फिर जो है वो रिकॉर्डेड सेशन में भी अपना चीज़ें मैचअप कर सकता है, ठीक है। तो सर आई डोंट सी द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दैट पेज 94 बेटा, वहाँ से लेक्चर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद बेटा 95 पेज नंबर पे अगर आप सबसे ऊपर देखें तो बी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखी हुई है, गौर से देखें, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। The second condition of equilibrium states that the net torque acting on object is zero। बेटा यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क ने ले ली है, वहाँ पे आपने कहा कि नेट फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे नेट टॉर्क इक्वल्स टू ज़ीरो है। If the body does not achieve equilibrium, even though the first condition for the equilibrium is satisfied, it is because it tends to rotate. This situation demands for another condition in addition to the first condition for the equilibrium, a body satisfied। अच्छा, अब वो यहाँ से सवाल क्या करता है, इतनी जो बड़ी बातें कर दी हैं, वो कह देता है कि सेकंड कंडीशन की आवाज़ भी नहीं आ रही, बस पिक शो हो रही है, एक मिनट। बेटा जिन्हें आवाज़ नहीं आ रही ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है उन बच्चों के पास ना, तो या उन्होंने माइक वो जो स्पीकर के साथ ना एक्सेस नहीं दिया होता, वो मीटिंग से पहले वो आपसे पूछता है कि आपने जो है वो अलाउ एक्सेस करना है नहीं करना, वो अगर आप डिनाई कर देते हैं ना तो वो फिर आपकी एक्सेस होता ही नहीं है, ठीक है, फिर वो आपको चीज़ें नहीं, आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो एक्सेस जो है वो दिया करें, और बाकी सब बच्चों को आई होप सो जो है वो आवाज़ आ रही होगी मेरी। मैं एक दफ़ा दोबारा से पूछ लेता हूँ, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है, ज़रा बताइएगा। हाँ आ रही है बेटा, जब एक को भी अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो वो मेरी तरफ से ठीक आ रही है, फिर वो स्टूडेंट्स के एंड पे जो है वो कुछ ना कुछ मसला होता है कनेक्टिविटी का, या कुछ भी मसला हो जाता है, ठीक है। तो हाँ जी आवाज़ आ रही है बेटा, बच्चों को आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब वो पूछता है बेटा कि सेकंड कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो क्यों ज़रूरी थी, वो क्या ज़रूरत थी उसकी, कि वाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ़ वी हैव फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन वाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। या वो कहता है कि अ बॉडी सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेकिन वो जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं है, वो क्यों नहीं है, ठीक है।
वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर हाल दो वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए यही है कि सेकंड कंडीशन का होना भी ज़रूरी है। ऑल दो हो सकता है उसका लीनियर एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन तो उसकी ज़ीरो हो बेटा, लेकिन जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या बेटा हो सकता है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिर एक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत भी पड़ जाती है। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर तभी होगी कि जब जो उसके ऊपर नेट टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये टॉर्क का साइन है, और टॉर्क नेट जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस पे भी एक जो है वो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, ऊपर एरो ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं बेटा। दो बच्चे हैं, अगर दोनों बच्चों की बेटा दोनों बच्चों का वेट जो है वो सेम है, लेट्स से दोनों बच्चे सेम वेट के सेम डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं, R1 भी सेम है और R2 भी सेम है और दोनों का वेट भी सेम है, तो यहाँ पे जो इनकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा बेटा वो दोनों का टॉर्क एक दूसरे के बराबर होगा। एक इस तरफ से अगर करता है और एक इस तरफ से करता है बेटा, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ठीक है। एक तराजू होता है ना बेटा, पहले वक्त में एक तराजू इस्तेमाल किया जाता था इस तरह से, ठीक है। उस तराजू के अंदर क्या था कि अक्सर जो है ना वो कबाड़ियों के पास ये तराजू होता था, ठीक है। फिज़िकल बैलेंस, इस फिज़िकल बैलेंस के अंदर क्या किया जाता था कि वो चीज़ों को बैलेंस किया करता था, ठीक है। अब जब चीज़ें बैलेंस हो जाती थी, ना वो इस तरफ को गिरती थी ना वो इस तरफ को गिरती थी, ये जो टॉर्क 1 जो था बेटा टॉर्क 2 के बराबर हो जाती थी, तो वो इस तरफ के वेट को क्या करता था बेटा, इस तरफ के वेट को इस तरफ के वेट के साथ क्या कर लिया करता था, बैलेंस कर लिया करता था। तो वो जो है वो आपको चीज़ मैयर करके दे दिया करता था, समझे बेटा। तो टॉर्क सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि चीज़ को बैलेंस होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए, उसका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये टॉर्क कौन सा है, क्लॉकवाइज है, ये बराबर होना चाहिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, जब टॉर्क T1 विल बी इक्वल्स टू टॉर्क T2, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क प्लस ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा टॉर्क T2, तो ये आपके पास समेशन किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के, यानी कि समेशन टॉर्क इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब आपके पास नेट टॉर्क या सिग्मा टॉर्क जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाता है, ज़ीरो के बराबर आ जाता है, तो तब वो बॉडी आपकी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। देन योर बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मुझे बताइएगा क्या ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी आपको समझ में आ गई है। ओके, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें, ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे आप इस टाइम पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, साथ साथ, ठीक है। नो सर योर माइक वाज अगेन, क्या मेरी आवाज़ बीच में कटी है बेटा, कट कट के आ रही थी? नहीं, ठीक है, नहीं आवाज़ नहीं कट रही थी बेटा, जिनकी तरफ कट रही है वो थोड़ा सा हो सकता है किसी वक्त उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो, ठीक है। ओके ओके ओके, चलें आगे चलते हैं। अब यही जो आपकी बेटा कंडीशन है, इसी के साथ साथ मिलती जुलती एक कंडीशन जो है, ये देखें ना, सिग्मा टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो होती है ना, ये टाउ है, टी नहीं है, ये टाउ है, आपकी बुक ने शायद इसको टाउ लिख दिया, ठीक है।
और वो मैथमेटिकली इसको लिखता है कि टाउ नेट इक्वल्स टू, पेज नंबर 95 पे, टाउ नेट इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस, इसको टाउ पढ़ा जाता है, ठीक है। ये टॉर्क जो है ना, इसको टाउ कहते हैं, ये ग्रीक लेटर होता है। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ठीक है, अप टू सोन टाउ n तक जो है वो क्या है, ये किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिकली आपकी ये फॉर्म बनती है कि सिग्मा टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा इसी से मिलती जुलती, या आप यही कह लें कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक और नाम भी है, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वहाँ पे सम ऑफ ऑल टॉर्क्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी जो टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो कहते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज टॉर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स को ये मूवमेंट्स कह रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स टेकन अबाउट द पिवट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन अबाउट सम पिवट। कि फॉर एग्जांपल बेटा आपका ये जो सी सॉ वाला झूला होता है, ठीक है, ये जो सी सॉ वाला झूला है, ये इसके नीचे ना, ये जो इसको वेज बोलते हैं, WEDG वेज। इसकी तरफ जो ये वाला, अब ऊपर मास m पड़ा है इधर भी, और इधर भी कोई मास m पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है और ये वाला टॉर्क जो जनरेट हो रहा है, ये टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आपका ये बैलेंस होगा, ना वो इस तरफ को जाएगा ना वो इस तरफ को जाएगा, ठीक है। तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का यही मतलब समझें आपके बेटा, चीज़ आपकी बैलेंस में, चीज़ बैलेंस के अंदर आ जाए, तो वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज जब बराबर हो जाएंगी तो चीज़ बैलेंस में आ जाएगी, चीज़ मूव नहीं करेगी, और जब मूव नहीं करेगी उस पर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो वो जो है वो क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में होगी। टू बैलेंस द टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ फोर्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वो कहता है कि बैलेंस करने के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बड़ा ज़रूरी है। अब कौन बच्चा है जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है लिया हुआ है और वो बता सकता है मुझे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैंने आपको एक नाम बताया था, वो नाम क्या था, बताएं ज़रा मुझे। फर्स्ट लेक्चर में जिसने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ वो मुझे बता सकता है इसका क्या नाम था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, टॉर्क वाले टॉपिक में पढ़ाया था। कोई नहीं बता रहा, चैट ऑन है बेटा। याद नहीं है, लिया था बट याद नहीं है, देख लेना कॉपी पे लिखा तो होगा अवरेश। मूवमेंट आर्म, आसिम भट्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त, मूवमेंट आर्म कहते हैं भाई, मूवमेंट आर्म कहते हैं। चलें भाई, अब लाइन लग जाएगी मूवमेंट आर्म की, एक ने बता दिया ना, अब देखें सबको याद आ गया, सारों को याद आ गया भाई मूवमेंट आर्म था। हाँ जी, टैलेंट है, मुझे पता है ये टैलेंट आपका पहले से। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म। तो वो कह रहा है कि ये जो मूवमेंट आर्म है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी आपको बताता हूँ। बाई कन्वेंशन द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन पॉजिटिव। अब वो कह रहा है कि ये कन्वेंशन है, ये रिवायत है कि एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। वो ऐसे होता है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है इस तरह के टॉर्क को, और जो टॉर्क ऐसे होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, जैसे कि हम अगर x इस तरफ जो है वो x को पॉजिटिव ले लेते हैं
और इस तरफ x को जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं, ये हमारी कन्वेंशन है, रिवायत है, हम अपनी रिवायात का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हम अपनी रिवायात का क्या रखते हैं बेटा जी, ख्याल रखते हैं। ओहो कहाँ गया, विच लेट्स टू द सेकेंड कंडीशन सम ऑफ द बोथ। अब वो कह रहा है कि यही सेकेंड कंडीशन भी है आपकी कि जो कहती है कि सम ऑफ बोथ टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक को पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया, और हमारे पास ये देखें आप बेटा कि यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सम जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, ज़ीरो था, और यही हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी थी। ठीक है, यही हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी थी। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाती है, हालांकि यही सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है। अब मोमेंट आर्म कैसे बेटा रोल प्ले करता है, ठीक है। अब वो कहता है कि ऑन अ सी सॉ, एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि ऑन अ सी सॉ, ये जो झूला होता है इसको क्या कहते हैं, एक सी सॉ कहते हैं ना। ऑन अ सी सॉ डज ए फैट बॉय प्ले विद थिन, या आप स्मॉल या कुछ भी कर लें, थिन बॉय या गर्ल, कोई भी, कि कोई जो बड़ा लड़का है, मोटा लड़का या भारी लड़का, हैवी बॉय जो है वो क्या लेस हैवियर से जो है वो क्या कर सकता है, वो खेल सकता है बेटा। बताएं मुझे, तो खेल सकता है बेटा। अब यहाँ पे टॉर्क जो है ना, अगर आपने टॉर्क वाला मेरा टॉपिक देखा हो तो टॉर्क जो है वो फोर्स और मूवमेंट आर्म दो का प्रोडक्ट होता है, फोर्स और मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। अब वेट तो दोनों का सेम, वेट तो दोनों का कांस्टेंट है। अगर ये बेटा फॉर एग्जांपल 40 न्यूटन वेट है, लेट सपोज, और ये जो है अच्छा 240 न्यूटन इसने बताया हुआ है, तो इसको 400, इसको 540 कर दें। ये वेट 540 है और ये वेट 240 है, ज़्यादा है, इस तरफ से झुक जाना चाहिए। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि टॉर्क जो है वो कांस्टेंट है। टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये चीज़ हम जो है वो कम कर देंगे, अगर वेट ज़्यादा है तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि आपकी दो जेब के आपकी कमीज़ की दो जेबें हैं। मैं अक्सर पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ जब मैं आपको कांस्टेंट टर्म समझाता हूँ कि आपकी जेब के अंदर, आपकी कमीज़ के अंदर दो जेबें हैं, ठीक है। यू हैव 2 पॉकेट्स इन योर विद योर शर्ट। आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो 100 रुपये की, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपये हैं। एक जेब के अंदर अगर आप 50 रखते हैं तो दूसरी जेब में भी 50 होंगे। एक जेब के अंदर अगर आप 40 रखते हैं तो दूसरी जेब के अंदर 60 हो जाएंगे। एक में अगर आप 30 रखते हैं तो दूसरी में कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। एक जेब के अंदर पैसों को अगर आप कम करते हैं तो दूसरी जेब के अंदर पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो कांस्टेंट है। सम करें तो दोनों का फिर भी क्या आता है, 100 ही आता है। एक में अगर 10 रुपये होंगे तो आपको पता है कि दूसरी जेब में इसके कितने होंगे, 90 होंगे। अगर एक में 90 होगा तो दूसरी जेब के अंदर कितने होंगे, 10 रुपये होंगे। तो ये आपको पता है कि एक के अंदर चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर उसका एंड रिज़ल्ट कांस्टेंट हो। इसी तरह हमारे पास जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है। टॉर्क हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट आना है, बराबर है। तो टॉर्क बराबर होने के लिए जिसका वेट ज़्यादा है ना, उसका मोमेंट आर्म क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो मोटा लड़का है ये बेटा पिवट पॉइंट के, ये इसका पी पिवट पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करता है। तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो मोमेंट आर्म होगा बेटा R1 कह लें इसको, ये छोटा होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस होगा लड़की का, ये R2 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। R2 जब इसका ज़्यादा होगा बेटा, तो वो जब प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो आपके पास टॉर्क जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मोटा लड़का जो है वो पतली लड़की के साथ जो है वो सी सॉ के ऊपर जो है वो खेल सकता है। कैसे खेल सकता है कि उसको पिवट पॉइंट के, मोटे लड़के को पिवट पॉइंट के ज़्यादा करीब बैठना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा करीब बैठेगा तो उसका मोमेंट आर्म कम हो जाएगा और जो उसका टॉर्क रिज़ल्ट आएगा वो
बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा जी, वो बराबर आ जाएगा ये छोटी वाली लड़की के टॉर्क के। ये फिर इसके आगे एग्जांपल्स भी हैं, आप इस एग्जांपल्स को भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट जो है आपकी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। 1042 हो चुके हैं, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये कर लेते हैं बेटा, जल्दी से कर लेते हैं इनको, ठीक है, इनको जल्दी से कर लेते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, बहुत आसान है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब कोई चीज़ एट रेस्ट, रेस्ट पे हो। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द सेवरल टॉर्क एक्टिंग, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बेटा बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे टॉर्क लग रहे हैं, और वो फिर भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, तो वो जो है वो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, वो मूव कर ही नहीं रही, ठीक है। जैसे कि ये बुक है, तो इस बुक के ऊपर क्या है, वेट भी नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एन एक्ट कर रही है। तो ये जो वेट और नॉर्मल है, ये दो फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं ये, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल आउट करती हैं, और ये जो बॉडी है वो एट रेस्ट रहती है, रेस्ट पे ही रहती है। तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। यही कंडीशन आपने, यही जो एग्जांपल है वो आपने किस में दी थी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर भी दी थी, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फोर्स, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जब कोई बॉडी रेस्ट पे ना हो। डायनेमिक का मतलब होता है, एक तो डायनेमिक का मतलब होता है ना, जो आप चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद डिस्कसिंग इट्स कॉजेज, वो तो डायनेमिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। एक और डायनेमिक का मतलब होता है इन मोशन बेटा, इन मोशन, मोशन में होना, किसी चीज़ का मूव कर रहे होना। व्हेन अ बॉडी इज इन मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटा यहाँ पे ये याद रखिएगा कि v जो है वो यूनिफॉर्म होती है। v नॉन यूनिफॉर्म होगी तो बॉडी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि v का यूनिफॉर्म क्यों होना ज़रूरी है, बताएं ज़रा, v का यूनिफॉर्म होना क्यों ज़रूरी है। हाँ जी बेटा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कल का लेक्चर भी मौजूद है, आज वाला भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लें, मिलेगा मिलेगा। मुझे ये बताएं v का यूनिफॉर्म होना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे। चलें, जिसको पता है वो तो बता दे। रोज़िया नदीम, हाँ जी बताएं भाई। आई डोंट नो, आप बताएं, आप बताएं, नहीं करें बेटा, जिसको आता है वो बता दे, जिसको नहीं आता बेशक खामोश रहे। नहीं पता किसी को भी, टाइम थोड़ा है, मैं जल्दी से बता दूं फिर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है बेटा, ज़ीरो होती है, ठीक है। किधर गया, आ नहीं रहा। अब देखें, यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी होता है। अब v अगर यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक ही होता है, तो वी एफ किसके बराबर होगा, वी एफ विल बी इक्वल्स टू वी आई, विल बी इक्वल्स टू वी। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा बेटा, a v माइनस वी
दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय टी विल बी इक्वल्स टू 0। तो एक्सेलरेशन क्या आती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 0 आती है। तो आपने कहा ही ये था कि इक्विलिब्रियम हो गई तब जब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो, 0। तो क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में ना हुई बेटा। ठीक है, तो ये गाड़ी जो है देखें, इसके अंदर एक तो वेलोसिटी इसकी 0 है, तो वेलोसिटी 0 की वजह से नेट एक्सेलरेशन इसमें 0 प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद जितना इसका वेट है वो सारे का सारा वेट इसकी टायर के ऊपर से, ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, नॉर्मल 3, नॉर्मल 4, ये सारे टायर्स के ऊपर जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है, और इसके सारे का सारा वेट भी जो है वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो आप ये देखें बेटा कि जितनी भी फोर्सेस हैं इसके इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो वेट एफ अप्लाइड, उसके बाद एफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये स्मॉल एफ जो है ना ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ये सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और कैंसिल आउट करने के बाद जो है वो आपके पास रिजल्टेंट 0 आता है। तो ये तो थी एग्जांपल ट्रांसलेशनल, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, जब बॉडी सीधा या लीनियर मोशन कर रही होती है। अगर बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन कर रही हो तो तब जो है वो आपके पास डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, लीनियर इक्विलिब्रियम की एक और मिसाल भी होती है पैराशूट वाली। ठीक है, जब कोई पैराशूट के साथ नीचे गिर रहा होता है ना पैराट्रूपर, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाती है, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, पैराट्रूपर जब बेटा गिरता है ना ऊपर हवा से, तो पहले वो एक्सेलरेट करता है, फिर क्या होता है बेटा, उसको जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होता है तो नीचे से उसको एफ ड्रैग फोर्स लग रही होती है। जितनी वेलोसिटी बढ़ती है उतनी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। एक वक्त ऐसा आता है बेटा कि वो ड्रैग फोर्स जो है वो उसकी जो नीचे से ड्रैग फोर्स लगती है और जो ऊपर से उसकी जिस फोर्स के साथ वो नीचे आ रहा होता है, दोनों बराबर हो जाती हैं, वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती हैं। उस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, बॉडी नीचे को आ रही है, तो जो आपकी इक्विलिब्रियम होगी वो कौन सी होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, तो ये तो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो पंखा। ठीक है बेटा जी, पंखा, वो कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशन द बॉडी इज सेट टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब बेटा यूनिफॉर्म रोटेशन होगी, जब एंगुलर वेलोसिटी इसकी या एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है, ना आपका पंखा तेज़ हो रहा है ना आपका पंखा आहिस्ता हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे अभी सिर पे पंखा चल रहा है तो वो एक ही स्पीड के अंदर चल रहा है। तो जब पंखा एक ही स्पीड के अंदर चल रहा होगा, ना तेज़ ना आहिस्ता हो रहा होगा, तो फिर वो पंखा जो है वो किस इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, वो डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बॉडी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होती है, और उसके बाद जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होती है, ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। चले मैं रिकॉर्डेड सेशन जो है वो इसको जो रिकॉर्डिंग है वो एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप सो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, 43 मिनट की हो गई रिकॉर्डिंग, बंद क्यों नहीं हो रही। अल्लाह, ये किस बटन से होती है, F12 से आई थिंक सो।